नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम दोस्तों। मैं रोहित गुप्ता, मेरे यूट्यूब चैनल रोहित क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 शिक्षण एवं शोध अभियोगिता केवीएस मदान की पुस्तक को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 4 संप्रेषण भाग 3 का आज वीडियो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन, इसका भाग 3 है दोस्तों। इसका हम लोग आज जो है क्लासेस पढ़ेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अब तक जिन्होंने दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको सही टाइम पर मिल सके। और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए, ओके। क्योंकि यूट्यूब के इतिहास में पहली बार इस केवीएस मैदान की पुस्तक को ऑडियो बुक के रूप में पढ़ाया जा रहा है। तो ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 4 संप्रेषण कम्युनिकेशन, इसमें आज का टॉपिक है दोस्तों हमारा संप्रेषण में आने वाली प्रमुख बाधाएं। ठीक है, हमने संप्रेषण प्रक्रिया के अंतर्गत शोर का वर्णन किया। वह एक प्रकार से संप्रेषण बाधा ही है। संप्रेषण प्रक्रिया में कई बाधाएं आ जाती हैं। फलस्वरूप प्रेषित संदेश या तो गलत हो जाता है या अपूर्ण रूप से ग्रहण किया जाता है। कभी कभी संप्रेषण संबंध भी टूट जाता है। संप्रेषण में आने वाली बाधाओं को निम्नलिखित प्रकार से सारणीकृत किया गया है। दोस्तों, अगर वीडियो में आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं बहुत स्लो बोल रहा हूँ, तो आप लोग अपनी यूट्यूब के सेटिंग में जाके प्लेबैक स्पीड बटन को 1.5x कर लीजिएगा, ओके। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सारणीकृत किया गया है। आगे संगठनात्मक बाधाएं। ये बाधाएं, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, संगठनात्मक बाधाएं को। चलिए, ये बाधाएं संगठन के विकास के समय उत्पन्न होती है। इसके लिए निम्नलिखित जो जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। पहला, संगठन का आकार। दूसरा, कर्मचारियों के बीच भौतिक दूरी। तीसरा, कार्य विशेषज्ञता। चौथा दोस्तों, संगठन की संस्कृति। यह स्वतंत्रता और विश्वास पर प्रभाव डालती है। नंबर 4, संगठनात्मक नियम और अधिनियम। नंबर 6, संगठन में सत्ता संरचना। नंबर 7, संगठनात्मक ढांचे में जटिलता। नंबर 8 दोस्तों, अपर्याप्त सुविधाएं और अवसर। नंबर 9 है दोस्तों, वरिष्ठ और अधीनस्थ कर्मचारियों के बीच सहयोग की कमी। ठीक है, ये सब बाधाएं हैं दोस्तों। आगे हम लोग देखते हैं भौतिक एवं यांत्रिक बाधाएं। आइए देख लेते हैं इसे भी। यांत्रिक बाधाओं को पारस्परिक और जनसंप्रेषण दोनों में शामिल किया जा सकता है। यांत्रिक बाधाओं के कुछ उदाहरण हैं। रेडियो प्रसारण में बाधा, टीवी स्क्रीन पर धुंधलापन, टेलीफोन उपकरणों में अश्राव्यता इत्यादि। भौतिक बाधाओं में शोर, अदृश्यता, वातावरण, भौतिक सुविधाएं, खराब स्वास्थ्य, ध्यान केंद्रित न हो पाना इत्यादि को शामिल किया जाता है। आगे है पहला पॉइंट दोस्तों, इसमें थोड़ा बड़ा कर लेते हैं स्पष्ट दिखने के लिए। प्रतिस्पर्धा करते हुए उद्दीपन या संदीपन। हमारा ध्यान बटाने के लिए वातावरण में बहुत सारे उद्दीपन प्रतिस्पर्धा कर रहे होते हैं, जैसे कि छात्र कक्षा में पढ़ रहे हों तथा बाहर किसी छात्र संघ का चुनाव अभियान चल रहा हो, जिसमें कुछ ध्यान आकर्षित होना स्वाभाविक सी बात है। नंबर 2, पर्यावरण से संबंधित तनाव। कक्षा में उच्च ताप वायु संचालन का उपयुक्त न होना इत्यादि। नंबर 3, व्यक्तिनिष्ठ तनाव।
अनिद्रा, खराब स्वास्थ्य, दवा का प्रभाव आदि। नंबर 4, प्राप्तकर्ता के माध्यम से अपरिचित होना। यदि प्रेषक या प्राप्तकर्ता एक दूसरे के माध्यम से अपरिचित हो तो यह भी संप्रेषण बाधा का ही कार्य करता है। जैसे प्रेषक और प्राप्तकर्ता अगर स्काइप के द्वारा वार्तालाप करना चाहे तो दोनों को इसका उपयोग आना चाहिए। आगे है दोस्तों, मानसिक अवरोध या बाधाएं। नंबर 1, व्यक्ति विशेष संदर्भ। यह हमारी संस्कृति, आदर्श, मूल्य, आस्था, विश्वास आदि का मिश्रण, बाल्यावस्था के अनुभव, आनुवांशिकता पर निर्भर करता है। किन्हीं दो व्यक्तियों का संदर्भ समान नहीं हो सकता तथा यह समय के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। यह एक आधारभूत परिणाम है कि संप्रेषण में वह अर्थ छिपा है जो कि यह दर्शाता है कि उसको एक व्यक्ति कैसे ग्रहण करता है। इसके अलावा किसी संप्रेषण संदेश का अर्थ स्थिति पर भी निर्भर करता है, जिसको हम स्थितिजन्य या परिस्थितिक संदर्भ भी कह सकते हैं। जब शिक्षक कक्षा या अभिभावक घर में यह कहते हैं कि परिश्रम करो, तो परिश्रम करना विद्यार्थी जीवन के हर क्षेत्र पर लागू हो सकता है, लेकिन परीक्षा के दिनों में यह मुख्यतः अध्ययन पर बल देने के लिए होता है। नंबर 2, आत्म छवि या स्वतः धारणा। यह भी उपरोक्त वर्णित संदर्भ से ही संबंधित है। हर व्यक्ति अपने बारे में कुछ छवि या धारणा बना कर रखता है और हमारी आत्म छवि अचेतन मन में शब्दों का अर्थ निकालने में एक भूमिका निभाती है। इसमें भी हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक एवं स्वयं के अनुभव महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। नंबर 3 पॉइंट, अनुभव क्षेत्र। विज्ञान के छात्र को शायद हिंदी साहित्य की बातें ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में ना आए जितना कि एक मानविकी विद्यार्थी को आने की संभावना रहती है। नंबर 4 दोस्तों, संज्ञानात्मक मतभेद। संज्ञानात्मक को हम ज्ञान संबंधी भी कहते हैं और यदि हमारी सोच या ज्ञान में कोई मतभेद हो तो उनको संज्ञानात्मक मतभेद कहा जाता है। एक शरारती छात्र रैगिंग, ठीक है, रैगिंग के विरुद्ध पोस्टर के अर्थ एवं उद्देश्य को अच्छी तरह से समझता है, चाहे उसकी प्रतिक्रिया उतनी अनुकूल ना हो। नंबर 5 दोस्तों, मानसिक डर या बचाव की मुद्रा। जो व्यक्ति डरा सहमा रहता हो वह किसी भी संप्रेषण संदेश की प्रक्रिया में शीघ्र ही बचाव की मुद्रा में आ जाएगा और संदेश का सही अर्थ नहीं ले पाएगा। यदि एक शिक्षक कक्षा में यह पूछ ले कि शरारत किसने की है तो एक निर्दोष छात्र यह कह बैठे कि यह शरारत उसने नहीं की और शक के घेरे में आ जाए। इस प्रकार के मानसिक डर या बचाव की मुद्रा को दर्शाता है। नंबर 6 है दोस्तों, चयनात्मक धारणा। यह एक तरह का पूर्वाग्रह ही है। हम ऐसे उद्दीपनों को नज़रअंदाज कर देते हैं जो कि हमारी पूर्व मान्यताओं के विरुद्ध हो और भावात्मक या मानसिक परेशानी का कारण बन सकते हैं। मान लीजिए कि एक शिक्षक किसी छात्र के बारे में अनुकूल राय रखता है और वह छात्र खराब प्रदर्शन करे तो वह शिक्षक उसके बारे में फिर भी अच्छा ही कहे, उसकी गलतियों को नज़रअंदाज कर दे तो हम यह
कहेंगे कि वह शिक्षक चयनात्मक धारणा से ग्रसित है। आगे नंबर 7 दोस्तों, निष्पंदन। निष्पंदन इसका अर्थ होता है कि सूचना में जोड़ तोड़ करके उसको प्राप्तकर्ता के अनुकूल बनाना, लेकिन इस प्रक्रिया में मूल संदेश में छिपा अर्थ बदल जाता है। इसको ग्रेप वाइन भी कहा जाता है। आगे दोस्तों हमारा भाषाई एवं सांस्कृतिक बाधाएं, आइए इसको भी देखते हैं। इसका तात्पर्य उन अवरोधों से है जिसका संबंध भाषा से होता है। इसमें अस्पष्ट शब्द, अनावश्यक शब्द, गलत उच्चारण, अस्पष्ट ग्राफिक्स तथा संकेत को शामिल किया जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट है दोस्तों इसमें अर्थ संबंधी अवरोध। वर्तमान समय में अत्याधुनिक संप्रेषण माध्यमों, ईमेल, ई फैक्स, ई प्रिंट इत्यादि पर विविध भाषाओं में सूचनाओं का प्रवाह हो रहा है, जिसे ग्रहण करने के लिए अल्पभाषी को अनुवाद करना पड़ता है। दोषपूर्ण अनुवाद होने की स्थिति में सूचना का वास्तविक अर्थ परिवर्तित हो जाता है। अतः संदेश का दोषपूर्ण अनुवाद होने से संप्रेषण में भाषाई बाधा उत्पन्न होती है। नंबर 2, उच्च प्रसंग या निम्न प्रसंग। इनको क्रमशः उच्च संदर्भ या निम्न संदर्भ भी कहा जा सकता है। यदि हम कोई बात करने के लिए लंबी चौड़ी भूमिका बांधे तो उसको उच्च संदर्भ कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण भारत, सऊदी अरबिया, जापान आदि एशिया के देश हैं। यदि हम सीधे मुद्दे पर बात करें तथा उसको एक अनुबंध का रूप दे तो उसे निम्न संदर्भ संप्रेषण कहते हैं। इसमें संदेश को न्यूनतम शब्दों का प्रयोग करके संप्रेषित करने की चेष्टा की जाती है। इसका उदाहरण पश्चिमी सभ्यता के देश हैं। नंबर 3 है दोस्तों, पार सांस्कृतिक संप्रेषण। जब संप्रेषण में अलग अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से लोगों के संवाद में क्या विभिन्नताएं और समानताएं हैं, कैसे वह आपस में संवाद करते हैं और कैसे वह दूसरे संस्कृति के लोगों से संवाद करते हैं आदि का अध्ययन किया जाता है, तो उसको पार सांस्कृतिक संप्रेषण कहा जाता है। आगे नंबर 4, भाषा का अल्प ज्ञान होना। समाज में अनेक प्रकार की भाषाएं प्रचलित हैं। यह जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति को सभी भाषाओं का ज्ञान हो, परंतु भाषाओं का अल्प ज्ञान होने से भी संप्रेषण में बाधा उत्पन्न होती है। वैश्वीकरण के युग में अधिक भाषाओं का ज्ञान संप्रेषण में सहायक हो सकता है। नंबर 5, सांस्कृतिक विभिन्नताएं। सांस्कृतिक विभिन्नता प्रभावी संप्रेषण के लिए आवश्यक है कि हम विभिन्न संस्कृतियों के मूल्यों, मान्यताओं और आकांक्षाओं आदि के रहस्यों को समझें। भारतीय संस्कृति में रुक जाने का संदेश देने के लिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, लेकिन दक्षिण कोरिया में इस उद्देश्य के लिए सफ़ेद रंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, देख लीजिए। साउथ कोरिया में इसका प्रयोग सफ़ेद रंग के लिए किया जाता है। ठीक है, सफ़ेद रंग के रूप में किया जाता है। नंबर 6, तकनीकी भाषा का ज्ञान न होना। इस भाषा का प्रयोग अक्सर कार्य क्षेत्र में किया जाता है। कई बार लोग अपनी तकनीकी भाषा में संदेश संप्रेषित करते हैं जो कि आम लोगों को समझ में नहीं आता है, जिससे संप्रेषण के दौरान बाधा उत्पन्न होती है। आगे दोस्तों, प्रभावी कक्षा संप्रेषण के सिद्धांत।
कक्षा संप्रेषण की प्रभावशीलता प्रमुख कारकों पर निर्भर करती है। शिक्षक, छात्र, संदेश, शिक्षण विधि और मीडिया और अधिगम वातावरण। कक्षा संप्रेषण के सिद्धांतों को निम्नलिखित 4 शीर्षकों के अंतर्गत वर्णित किया गया है। पहला, शिक्षकों के लिए सिद्धांत। दूसरा, संदेश नियत करने के सिद्धांत। तीसरा, शिक्षण विधियों और मीडिया के चयन के लिए सिद्धांत। और चौथा दोस्तों, अनुकूल शिक्षण वातावरण बनाने के लिए सिद्धांत। इसी को थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। शिक्षकों के लिए सिद्धांत, आइए देखते हैं। नंबर 1, यथार्थवादी आत्म अवधारणा और आसपास के वातावरण के प्रति संवेदनशील होना। इसमें छात्रों की सामर्थ्य और दुर्बलताओं का विश्लेषण, उनकी क्षमता जानने का प्रयास और वास्तविकता को स्वीकार करना शामिल है। नंबर 2 दोस्तों, विषय वस्तु में दक्षता का विकास। एक शिक्षक को सदैव अपने ज्ञान वर्धन के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। इसके लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और दूसरी संस्थाएं समय समय पर लघु अवधि के पाठ्यक्रम प्रायोजित करती रहती है, जिसके कारण शिक्षक का आत्मविश्वास और शिक्षण अभिक्षमता बढ़ती है। शिक्षकों को नई शिक्षण तकनीकों से भी अवगत कराया जाता है। नंबर 3 पॉइंट है शिक्षार्थियों को समझना। शिक्षक को शिक्षार्थियों के बारे में ज़्यादा जानकारी लेने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। यह जानकारी पूर्व ज्ञान, अधिगम शैली, ज्ञान संबंधी शैलियों, प्रेरणा सिद्धांतों और अभिरुचियों आदि के बारे में हो सकती है। शिक्षक को इस तथ्य को स्वीकार करना चाहिए कि कोई 2 छात्र एक जैसे नहीं होते हैं और उनके साथ एक सामान्य व्यवहार नहीं किया जा सकता। नंबर 4 है दोस्तों प्रभावी संप्रेषण कौशल। इसके अंतर्गत शाब्दिक एवं अशाब्दिक, मौखिक एवं लिखित सभी प्रकार की संप्रेषण कौशल आते हैं, जिनको सतत अभ्यास से प्राप्त किया जा सकता है। नंबर 5 पॉइंट दोस्तों शिक्षा विज्ञान और छात्र केंद्रित दृष्टिकोण। इन दोनों के सम्मिश्रण से कक्षा संप्रेषण को प्रभावी बनाया जा सकता है। आगे नंबर 6 पॉइंट दोस्तों शिक्षक का वस्तुनिष्ठ और कर्तव्यनिष्ठ होना। छात्र इन दोनों गुणों के आधार पर शिक्षक का सम्मान करते हैं। इससे कक्षा में संप्रेषण और भी प्रभावी हो जाता है। शिक्षक को कुछ बातों में लचीला रुख भी अपनाना चाहिए। आगे है संदेश नियत करने के सिद्धांत। नंबर 1 स्पष्ट और निर्दिष्ट उद्देश्य। इसको वर्णित करने के लिए हम स्मार्ट शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, स्मार्ट, SMART, स्मार्ट। स्मार्ट यानी स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, टाइम फर्म्ड। ठीक है, पहला इसका अर्थ है दोस्तों विशिष्ट। दूसरा M का परिमेय, निष्पाग, यथार्थवादी, निर्धारित समय सीमा। यह है दोस्तों, ठीक है, स्मार्ट का अर्थ। आगे देखते हैं दूसरा पॉइंट है दोस्तों उचित अनुक्रम। पहला पॉइंट हो गया, अब दूसरा पॉइंट है उचित अनुक्रम। इसमें पहले अध्याय में वर्णित शिक्षण के सिद्धांतों का फिर से उल्लेख किया जा सकता है, जैसे सरल से जटिल की ओर, आसान से कठिन की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर इत्यादि, जिनका वर्णन हम पहले यूनिट में भी कर चुके हैं। नंबर 3 सुबोध भाषा का उपयोग। कक्षा संप्रेषण में ज़्यादा तकनीकी भाषा का उपयोग सोच समझकर ही करना चाहिए। नंबर 4 है दोस्तों उचित प्रतीक।
आजकल सोशल मीडिया जैसे फेसबुक और ट्विटर पर काफ़ी मानकीकृत प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। ट्रैफिक लाइट्स पर उपयुक्त संकेत भी इसका उदाहरण है। नंबर 5 दोस्तों, प्रासंगिक अभ्यास। यह विद्यार्थी के कक्षा एवं मानसिक स्तर के अनुरूप दिए जा सकते हैं। नंबर 6, उदाहरण एवं दृष्टांत। इससे प्रभावी कक्षा संप्रेषण में सहायता मिलती है। प्रासंगिक अभ्यास का उपयोग कठिनाई के स्तर के अनुसार किया जा सकता है। आगे है दोस्तों, शिक्षण विधियों और मीडिया के चयन के लिए सिद्धांत। आइए इसको देख लेते हैं। शिक्षण विधियों और मीडिया के चयन के लिए सिद्धांत। पहला है प्रासंगिक और उचित विधियों एवं मीडिया का चयन। शिक्षण विधियाँ और मीडिया उद्देश्यों एवं सामग्री के लिए प्रासंगिक हो सकते हैं। यह शिक्षार्थी के स्तर के लिए उपयुक्त होने चाहिए। शिक्षण विधियों का पहले अध्याय में विस्तार से उल्लेख किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। दूसरा पॉइंट है विविध विधियों एवं मीडिया का उपयोग। ये कक्षा शिक्षण में छात्रों की रुचि बनाए रखने और निरस्ता से बचने के लिए ज़रूरी है। आगे तीसरा पॉइंट दोस्तों, अच्छी गुणवत्ता वाले मीडिया का उपयोग। किसी मीडिया को उपयोग करने से पहले उसकी गुणवत्ता, दृश्यता, स्पष्टता आदि को ध्यान में रखना चाहिए। नंबर 4, शिक्षण अधिगम में विभिन्न मीडिया का एकीकरण। छात्रों को यह नहीं लगना चाहिए कि मीडिया और शिक्षण पृथक पृथक है। क्या दोस्तों? पृथक पृथक है। उदाहरण के लिए अगर छात्रों को एक वीडियो फिल्म दिखाई जाए तो उसके बाद उस पर चर्चा भी हो ताकि विद्यार्थी उसके संदेश अर्थ को आत्मसात कर सके। आगे है दोस्तों हमारा अनुकूल शिक्षण वातावरण बनाने के लिए सिद्धांत। अनुकूल शिक्षण वातावरण बनाने के लिए सिद्धांत। पहला पॉइंट, कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या सीमित रखना। इसके लिए नियामक संस्थाएं शिक्षक छात्र अनुपात भी तय करती है। नंबर 2, कक्षा में बैठने की उचित व्यवस्था। कक्षा में बैठा हर छात्र शिक्षक की बात को सुन सके और शिक्षक भी हर छात्र तक पहुंच सके, इसकी उचित व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अंतर्गत उपयुक्त फर्नीचर, प्रकाश, वायु संचालन का भी ध्यान रखना पड़ता है। नंबर 3, छात्रों के साथ सामंजस्य स्थापित करना। इससे शिक्षक छात्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित कर सकता है। नंबर 4 है प्रतिपुष्टि तंत्र की स्थापना। इससे शिक्षण अधिगम को और भी उत्तमतर बनाया जा सकता है। नंबर 5, नवोन्मेष के लिए प्रेरित करना। इससे छात्रों में एक समस्या के विभिन्न पहलुओं को देखने की क्षमता बढ़ती है। नंबर 6, प्रबलन प्रदान करना। इसमें प्रशंसा, पुरस्कार और सामाजिक मान्यता आदि के माध्यम से शिक्षार्थियों को प्रबलन प्रदान किया जाता है। आगे है दोस्तों हमारा पैराफ्रेजिंग। ये एक ऐसा कौशल है जो कि अच्छे श्रवण के लिए अत्यावश्यक है। इसमें श्रोता से ये अपेक्षा की जाती है कि उसने जो अभी वक्ता से सुना है उसका अपने शब्दों में व्याख्यान करे। उससे वक्ता ये पता लगा सकता है कि संप्रेषण प्रभावी है या नहीं, उसमें किस प्रकार के सुधार की ज़रूरत है। आगे पैराफ्रेजिंग के लाभ, आइए देखते हैं पैराफ्रेजिंग के लाभ। नंबर 1, इससे
छात्रों के बारे में पता चलता है कि वे शिक्षक द्वारा कही गई बात को समझ रहे हैं या नहीं। दूसरा, यह गलतफहमी या मिथ्याबोध होने से रोकता है। आगे देखते हैं। नंबर तीसरा, यह आवेग या क्रोध जैसी प्रक्रियाओं से बचने में सहायता करता है। यह स्वयं को आसानी से विचलित होने से भी रोकता है। नंबर 4, यह स्मरण शक्ति के संवर्धन में भी सहायता करता है। आगे दोस्तों, संप्रेषण के 7C, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा, एक ही पेज पे मैं कर देता हूँ। संप्रेषण के 7C को देख लेते हैं। फर्स्ट दोस्तों, क्लैरिटी, स्पष्टता। दूसरा दोस्तों, कॉन्सिस, संक्षिप्त। तीसरा, कॉन्क्रीट, यथार्थपूर्ण। चौथा दोस्तों, करेक्टनेस, सही। पांचवा दोस्तों, कोहेरेंट, सुसंबद्ध। छठवा दोस्तों, कंप्लीट यानी संपूर्ण। सातवां, कोर्टियस यानी विनम्र। कोर्टियस माने विनम्र। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। संप्रेषण के बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें। पहला है समकालिक या तुल्यकालिक मीडिया। इसको देख लेते हैं, समकालिक या तुल्यकालिक मीडिया। इसका संप्रेषण और ग्रहण वास्तविक समय के साथ साथ होता है। उदाहरण के लिए क्रिकेट मैच का टीवी या रेडियो से सीधा प्रसारण वास्तविक माना जाता है और इसमें दर्शकों को क्रिकेट मैदान में वास्तविक रूप में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। आगे नंबर 2 दोस्तों, अतुल्यकालिक मीडिया। जब मीडिया में दर्शकों की एक निश्चित समय पर एकत्रित होने की आवश्यकता नहीं होती है, उसको अतुल्यकालिक मीडिया कहा जाता है। उदाहरण के लिए मुद्रित सामग्री, रिकॉर्डेड श्रव्य या दृश्य सामग्री। आपने कोई दृश्य व्याख्यान डाउनलोड किया जिसको आप बाद में अपनी समय की सुविधा के अनुसार सुन एवं देख सकते हैं। नंबर 3, समय शिफ्ट, टाइम शिफ्टिंग। डेटा की रिकॉर्डिंग करने और बाद में देखने के लिए संग्रहण, सुनने, पढ़ने या करने की प्रक्रिया है। टेलीविज़न में टाइम शिफ्टिंग को एक व्यक्तिगत वीडियो रिकॉर्डर या एक ट्यूनर कार्ड वाले कंप्यूटर की सहायता से क्रियान्वित किया जा सकता है। निजी वीडियो रिकॉर्डर एक इंटरैक्टिव टीवी रिकॉर्डिंग डिवाइस है। पुराने सिस्टम में जैसे कि वीडियो कैसेट रिकॉर्डर में कभी-कभी एक टाइम शिफ्टिंग की सुविधा उपलब्ध होती थी। नंबर 4 है निगरानी। निगरानी का मुख्य कार्य जन संप्रेषण की समारोह प्रक्रियाओं, मुद्दों, घटनाओं और समाज में विकास के बारे में जानकारी प्रदान करना है। नंबर 5, अभिसरण या कंप्यूटिंग दूर संप्रेषण और मीडिया का एक डिजिटल वातावरण में संयोजन है। इससे जन संप्रेषण के कई पहलू परिवर्तित हो रहे हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे हमारा जन मीडिया और समाज, आइए इसको देख लेते हैं। जन मीडिया और समाज। पर्स ने कहा कि मीडिया प्रभाव शोधकर्ता इस तथ्य का अध्ययन करते हैं कि व्यक्तियों और समाज पर जन मीडिया के प्रभाव को कैसे नियंत्रित किया जाए, बढ़ाया जाए या कम किया जाए। मीडिया मनोविज्ञान, संप्रेषण सिद्धांत, समाजशास्त्र, मीडिया प्रभाव, मीडिया संस्कृति आदि जन मीडिया से संबंधित है। इनका व्यक्तिगत या दर्शकों के विचार, दृष्टिकोण और व्यवहार पर व्यापक प्रभाव रहता है। आगे है दोस्तों, उदाहरण के लिए सभी जन मीडिया से प्रभावित होते हैं। मीडिया सदैव गतिशील क्षेत्र
रहा है, इसकी आलोचना भी की जाती है। जनसंप्रेषण माध्यमों का समग्र प्रभाव पिछले कुछ वर्षों में बहुत अधिक बढ़ा है। मीडिया में सुधार भी काफ़ी हुआ है। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे दोस्तों, शक्तिशाली मीडिया प्रभाव एक वास्तविक बल है जिसके परिणाम स्वरूप दर्शकों या व्यक्तिगत विश्वासों में परिवर्तन या सुदृढ़ीकरण होता है। मीडिया संदेश का प्रभाव दर्शकों के जनसांख्यिकी और मनोवैज्ञानिक विशेषताओं सहित कई कारकों पर आकस्मिक है। ये प्रभाव सकारात्मक या नकारात्मक, अचानक या क्रमिक, अल्पकालिक या लंबे समय तक चलने वाले हो सकते हैं। आगे 20वीं शताब्दी से 1930 के दशक तक प्रारंभ के वर्षों में जन मीडिया एक अप्रतिरोध्य शक्ति के रूप में उभरा। शक्तिशाली मीडिया प्रभाव सिद्धांत की मूल धारणा थी कि दर्शक निष्क्रिय और सजातीय थे। यह धारणा अनुभवजन्य साक्ष्य पर नहीं बल्कि मानव स्वभाव की मान्यताओं पर आधारित थी। मास मीडिया प्रभावों की इस धारणा के लिए दो मुख्य स्पष्टीकरण थे। पहला, जनहित मीडिया का प्रसार। सूचना प्रसार की गति से लोग चकित थे। नंबर 2, प्रचार तकनीक। युद्ध के दौरान कई सरकारों द्वारा अपने लोगों को एकजुट करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में लागू की गई थी। इन दशकों में तकनीकी और सामाजिक परिवेश के माध्यम से भी शक्तिशाली जनहित मीडिया का सिद्धांत संभव हो पाया। आगे दोस्तों, हाइपोडर्मिक नीडल या मैजिक बुलेट। हाइपोडर्मिक नीडल या मैजिक बुलेट सिद्धांत दर्शकों को एक इंजेक्शन का निशाना बनने या सूचना की गोली का निशाना बनने के लिए तैयार करता है। दर्शक इस स्थिति से बचने या विरोध करने में असमर्थ होते हैं। 1930 के बाद शोधकर्ताओं ने व्यक्तियों और दर्शकों पर मीडिया के प्रभाव से अज्ञात स्वभाव के बढ़ते अनुभवजन्य साक्ष्य को उजागर किया, जिसमें कई हस्तक्षेपशील चर जैसे जनसांख्यिकीय गुण, सामाजिक मनोवैज्ञानिक कारक और विभिन्न मीडिया उपयोग व्यवहारों की पहचान की गई। यद्यपि एक सर्वशक्तिशाली जन मीडिया की अवधारणा को कम किया गया, लेकिन इससे यह निर्धारित नहीं हुआ कि मीडिया में प्रभाव का अभाव था। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है, यहाँ पर जन मीडिया संप्रेषण के हीन या कम शक्तिशाली सिद्धांतों का वर्णन किया जा सकता है। आगे, संप्रेषण का 2 चरण प्रवाह। इसमें मीडिया के अप्रत्यक्ष प्रभावों की चर्चा की गई है, जिसमें कहा गया है कि जनमत के नेताओं के पारस्परिक प्रभाव से लोग मीडिया से प्रभावित होते हैं। दूसरा, क्लैपर का चयनात्मक एक्सपोजर सिद्धांत। जोसेफ टी क्लैपर ने अपनी पुस्तक द इफेक्ट्स ऑफ मास कम्युनिकेशन में कहा है कि दर्शक किसी भी संप्रेषण सामग्री के निष्क्रिय लक्ष्य नहीं है। इसके बजाय दर्शक
चुनिंदा सामग्री को चुनते हैं जो पहले से आयोजित विश्वासों के साथ मेल खाती है। 1950 और 1960 के दशक में टेलीविज़न के व्यापक उपयोग ने सामाजिक जीवन पर अपनी अभूतपूर्व शक्ति का संकेत दिया। उत्तेजना प्रतिक्रिया मॉडल ने गहन दीर्घकालिक मीडिया प्रभावों की संभावना को पेश किया। यहाँ पर निम्न सिद्धांतों का वर्णन किया जा सकता है। पहला, एजेंडा सेटिंग सिद्धांत। इसके अनुसार चयन और जन मीडिया किस प्रकार से सार्वजनिक दर्शकों के भीतर कुछ विषयों की बिक्री को प्रभावित करते हैं। दूसरा, स्तंभ सर्जन ने मीडिया संदेश के दर्शकों की व्याख्या में हेरफेर करने की मीडिया की क्षमता को पहचाना। नंबर 3, ज्ञान अंतराल सिद्धांत। जैसे ही एक सामाजिक प्रणाली में जन संप्रेषण माध्यमों की जानकारी बढ़ती है, उच्च सामाजिक आर्थिक खंड निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति की तुलना में इस जानकारी को प्राप्त करते हैं तथा ज्ञान का अंतर बढ़ जाता है। नंबर 4, कृषि सिद्धांत। यहाँ दर्शक वास्तविक दुनिया पर चित्रित दुनिया का अनुमान लगाते हैं। आगे दोस्तों, हस्तांतरित मीडिया प्रभाव चरण के सिद्धांत ने 1970 के दशक के अंत में सामाजिक वास्तविकताओं को आकार देने में मीडिया की भूमिका की जांच की, जिसे सामाजिक रचनाकार भी कहा जाता है। इस दृष्टिकोण ने अर्थ निर्माण और कुछ सामाजिक वास्तविकताओं में मीडिया की भूमिका का मूल्यांकन किया। हस्तांतरित मीडिया प्रभाव चरण के सिद्धांत ने 1970 के दशक के अंत में सामाजिक वास्तविकताओं को आकर देने में मीडिया की भूमिका की जांच की, जिसे सामाजिक रचनाकार भी कहा जाता है। इस दृष्टिकोण ने अर्थ निर्माण और कुछ सामाजिक वास्तविकताओं में मीडिया की भूमिका का मूल्यांकन किया। इस चरण ने गुणात्मक और नृवंश विज्ञान अनुसंधान विधियों को मौजूदा मात्रात्मक और व्यवहारवादी अनुसंधान विधियों में भी जोड़ा। आगे देखते हैं दोस्तों, नया मीडिया पर्यावरण का युग 1970 में ही प्रारंभ हुआ, जो कि कंप्यूटर मध्यस्थ वातावरण से संबंधित था। आपसी और समूह संप्रेषण में कंप्यूटर की मध्यस्थता संप्रेषण पर ध्यान केंद्रित किया गया। यहाँ पर इस पुस्तक के 8वें अध्याय पर भी ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। ठीक है, आईटीसी जब हम लोग पढ़ेंगे, आईसीटी, तब उसमें आएगा दोस्तों। आगे 1990 के दशक में निजी उपयोग के लिए इंटरनेट को व्यापक रूप से अपनाया गया था, जिससे सीएमसी में और भी अधिक विस्तार हुआ। इन सभी प्रभावों की तुलना आमने सामने संप्रेषण प्रभावों से की गई। यहाँ वेबसाइटों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों जैसे कि फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन ये सभी अध्ययन योग्य हैं। ठीक है, हालांकि इसमें एक यूज़ नहीं करते हम लोग, लिंक्डइन बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, बाकी सब तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग चलाते हैं। लिंक्डइन ये सभी अध्ययन योग्य हैं। यह गतिशील और उपयोगकर्ता जनित सामग्री से संबंधित हैं। उदाहरण के लिए वाल्कनबर्ग एंड पीटर 2009 ने किशोरों के बीच इंटरनेट वर्धित स्वप्रकटीकरण
परिकल्पना विकसित की, जिसमें कहा गया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग मुख्य रूप से युवा लोगों के बीच वास्तविक जीवन की दोस्ती को बनाए रखने के लिए किया जाता है। इसलिए यह मीडिया उपयोग मैत्री को बढ़ा सकता है। नई मीडिया प्रभाव सिद्धांतों की मांग करते हुए नई सीएमसी प्रौद्योगिकियां तीव्र गति से विकसित हो रही हैं। यहाँ पर हम निम्न सिद्धांतों का वर्णन भी कर सकते हैं: सूक्ष्म स्तर और दीर्घ या वृहद स्तर। ठीक है, आइए देखते हैं। सूक्ष्म स्तर, माइक्रो लेवल। इस पर व्यक्ति 6 अलग अलग तरीकों से प्रभावित हो सकते हैं। पहला, संज्ञानात्मक, कोई भी नई जानकारी, नया पैटर्न, अर्थ या संदेश। दूसरा, विश्वास, संदेश को चुनने और विश्वास करने का विकल्प। तीसरा, दृष्टिकोण, प्रस्तुत विषयों के बारे में निर्णय या दृष्टिकोण को ट्रिगर करना। नंबर 4, भावनात्मक प्रभाव, सकारात्मक या नकारात्मक। नंबर 5, शारीरिक मीडिया सामग्री, स्वचालित शारीरिक प्रतिक्रिया को ट्रिगर करना। नंबर 6, व्यवहार, स्पष्ट प्रतिक्रिया और जुड़ाव को मापना। ठीक है। नंबर दूसरा पॉइंट है दोस्तों, दीर्घ या वृहद स्तर। यह सिद्धांत बड़े सामाजिक समूहों, संस्थानों, प्रणालियों या विचारधाराओं पर उनकी टिप्पणियों और निष्कर्षों को आधार बनाते हैं। इनमें ज्ञान अंतराल, आशंका या संकट, सार्वजनिक क्षेत्र जैसे सिद्धांत आते हैं। डेनिस मैकियावेल ने एक मीडिया प्रभाव के साभिप्राय या सुविचारित, नियोजित या अनियोजित और समय अवधि अल्पकालिक या दीर्घकालिक के अनुसार एक ग्राफ में संगठित प्रभाव का वर्णन किया। व्यक्ति अक्सर यह गलती से मानते हैं कि वे दूसरों की तुलना में मीडिया के प्रभाव के लिए अति संवेदनशील हैं। किसी दिए गए नमूने में लगभग 50% सदस्य अपने प्रभाव की डिग्री को कम करके तीसरे व्यक्ति के प्रभाव के लिए अति संवेदनशील होते हैं। यह किसी व्यक्ति को मीडिया प्रभावों के बारे में शिकायत करने की अनुमति दे सकता है। यह काफ़ी सीमा तक एट्रीब्यूशन सिद्धांत पर आधारित है। आगे दोस्तों, तृतीय पुरुष। कुछ व्यक्ति अक्सर यह गलती से मानते हैं कि वे दूसरों की तुलना में मीडिया के प्रभाव के लिए अति संवेदनशील हैं। किसी दिए गए नमूने में लगभग 50% सदस्य अपने प्रभाव की डिग्री को कम करके तीसरे व्यक्ति के प्रभाव के लिए अति संवेदनशील होते हैं। यह किसी व्यक्ति को मीडिया प्रभावों के बारे में शिकायत करने की अनुमति दे सकता है। यह काफ़ी सीमा तक एट्रीब्यूशन सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है दोस्तों। आगे प्राइमिंग या प्रथम प्रसवा। आइए देखते हैं। यह एक ऐसी अवधारणा है जिसे संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में उपयोग की जाने वाली स्मृति के नेटवर्क मॉडल से लिया गया है। इस मॉडल में जानकारी को नोट्स के रूप में संग्रहित किया जाता है तथा इसको संबंधित नोट्स के साथ संबंधित रास्तों द्वारा क्लस्टर किया जाता है। यदि एक नोड सक्रिय होता है तो
पास के नोड भी सक्रिय होते हैं। इसे प्रसार सक्रियता के रूप में भी जाना जाता है। आगे दोस्तों, मौन स्पाइरल, आइए देख लेते हैं। बहुत सारे मनुष्य सामाजिक अलगाव और आत्म सेंसर की इच्छा के कारण कुछ संदेशों को साझा नहीं करना चाहते हैं। इसको मौन स्पाइरल कहा जा सकता है। रूपात्मकता, विषय वस्तु संरचनात्मक, इसका अप्रत्यक्ष सशर्त यानी कंडीशनर होना, कार्य संपादन आदि भी मास मीडिया के मूल गुण हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा कम्युनिकेशन वाला जो चैप्टर है वो समाप्त होता है। ठीक है, इसका भाग 3 हम लोगों ने समाप्त कर लिया। अब कम्युनिकेशन इस प्रकार से पूर्ण हुआ हमारा। ठीक है, नेक्स्ट लेसन दोस्तों हम लोग चैप्टर नंबर, अब जो भी चैप्टर आएगा उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे। ठीक है, तो हमारा चैप्टर एंड हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और शेयर करना आप लोग मत भूलिएगा। और जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि क्या इसके बाद चैप्टर नंबर 8 ICT स्टार्ट किया जाए। ओके, चलिए आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा कि इसके बाद आपको कौन सा लेसन पढ़ना है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। खूब पढ़ते रहिए, खूब बढ़ते रहिए। लव यू दोस्तों। वीडियो में जो भी गलती हो गया उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।